सौ बात की एक बात यह कि खबर सुनी होगी आपने कि इजराइल में लोग कह रहे हैं कि वो अपनी किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो दुरुस्त करेंगे। ये मत सोचना कि उनका इतिहास है वो जाने कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हम तो यहां अपने ही इतिहास से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो इजराइल में करने जा रहे हैं उसका हमसे सीधा नाता है। वो जो अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि वो है क्या। तो अभी जब ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी कुछ दिन पहले, तो कई लोगों ने इतिहास भी खंगाला कि ब्रिटेन का रोल क्या था इजराइल बनाने में और इतने दिनों तक वो फिलिस्तीन को क्यों नहीं मान्यता दे रहा था। तो कहानी गई पिछली सदी में, क्योंकि कहानी यह है कि जहां अब इजराइल है वहां तुर्की का राज हुआ करता था। वो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था। तुर्कों का बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन तुर्क साम्राज्य। तुर्की से लेकर पूरे अरब से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उसी में यह इलाका भी था जहां आज इजराइल है। फिलिस्तीन कहते थे इलाके को, हालांकि कोई ऐसा नक्शा काट कर बॉर्डर बनाकर कोई देश नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन कहते थे इलाके को। लेकिन यह इलाका भी तुर्क साम्राज्य में था और बंजर रेगिस्तान था ज्यादातर। तो तुर्क जागीरदार यहां अपनी मिल्कियत चलाते थे। फिर हो गई पहली वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध। उसमें ऑटोमन तुर्क जो थे वो थे जर्मनी के साथ और ब्रिटेन था दूसरी तरफ। उस जंग में ब्रिटेन ने तुर्कों को हरा दिया था और इस फिलिस्तीन वाले इलाके पर जब कब्जा कर लिया था, उसके बाद ही तो ब्रिटेन ने वहां दुनिया भर के यहूदियों को जमीनें देने की योजना शुरू की थी कि यहूदी यहां आकर बस जाएं। 1918 में जंग जीतने के बाद ब्रिटेन ने यह किया था कि यहूदियों को बुलाया था कि आप यहां पे बसिए। तभी तो वो इलाका आगे चलकर यहूदियों का देश ही बन गया। और आज तक फिलिस्तीनी वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहां पर बसाए गए और फिर वहां अपना ही देश बना लिया इन्होंने। अब आप कहोगे कि वो तो ठीक है, लेकिन इसका हमसे क्या मतलब। तो सुनिए, इजराइल क्या करने जा रहा है अपनी किताबों में। जहां उसकी किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि ब्रिटेन की फौज ने यह जमीन आजाद करवा के दी जिस पर आकर यहूदी बसे और इजराइल बना, वहां पर अब किताबों में यह पढ़ाया जाएगा कि भारतीय फौजियों ने यह जमीन आजाद करवा कर दी जहां पर यहूदी बस सके और इजराइल बन सका। वो क्यों? क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की सेना लड़ी थी उसमें कौन लड़े थे? भारतीय सैनिक ही तो थे। यह उसी जंग की कहानी है जिसको हमारे यहां भी लोग भूल चुके हैं। हाइफा की जंग भारतीय सैनिकों ने लड़ी थी। दिल्ली में तीन मूर्ति चौक से लोग गुजर जाते हैं। तीन मूर्ति भवन के बारे में भी शायद लोग जानते हैं कि वहां नेहरू रहते थे जब प्रधानमंत्री थे और अब वो म्यूजियम है। लेकिन वो तीन मूर्ति क्या है और वो तीन मूर्तियां किनकी हैं वो ज्यादा लोग नहीं जानते। वो तीन मूर्तियां उन्हीं फौजियों की याद में हैं जिन्होंने वो जमीन तुर्कों से आजाद करवाई थी जहां आज इजराइल है। वो मूर्तियां तीन ही क्यों हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब तो इजराइल भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि भारतीय फौजियों का क्या रोल था उसके बनने में, तो आप भी तो जान लीजिए। ये उस भूली हुई जंग की कहानी है जो जानना सबके लिए जरूरी है। ये कहानी 1918 की है, जब दुनिया आग और धुएं में जल रही थी। पहला विश्व युद्ध हो रहा था, हर तरफ खून, मिट्टी, बारूद था। दूर उन रेगिस्तानी पहाड़ों में भारत की धरती से गए कुछ घुड़सवार सैनिक इतिहास रचने वाले थे। ये हिंदुस्तान के साधारण परिवारों के लोग थे, रेगिस्तान और मैदानों के बेटे, जो आजादी की उम्मीद में ब्रिटिश झंडे तले लड़ रहे थे। उनकी कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि एक नए देश इजराइल के जन्म की कहानी है। इस कहानी ने दिल्ली की सड़कों से लेकर हाइफा की किताबों तक छाप छोड़ी है। 1918 में हिंदुस्तान आजाद नहीं था, ब्रिटिश राज था। और जैसा कोई बड़ा शतरंज का खेल था जहां अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो अंग्रेजों ने 10 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी सेना में भर्ती कर लिए। कुछ पैसे के लिए भर्ती हुए, कुछ रोमांच के लिए भर्ती हुए, कुछ बस जिंदा रहने के लिए भर्ती हुए। नौकरी करनी थी, फौज में कर ली। तो 10 लाख भर्ती कर लिए पहली वर्ल्ड वॉर में
अंग्रेजों ने भारतीय। 74,000 से ज्यादा शहीद हो गए ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए, लेकिन उनके नाम रेत में लिखे निशान की तरह मिट गए। वैसे दिल्ली में इंडिया गेट पर उनमें कई के नाम जरूर लिखे हैं। इंडिया गेट जो है उनमें इनके नाम लिखे हुए हैं, जो अंग्रेजों के लिए लड़े थे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बहुत से गुमनाम रह गए। उधर पश्चिम एशिया में दुश्मन था ऑटोमन तुर्क साम्राज्य। तुर्की से अरब तक फैला विशाल साम्राज्य जो जर्मनी का दोस्त था। उसके कब्जे में था हाइफा, जो आज इजराइल में है, लेकिन तब तुर्की का एक धूल भरा बंदरगाह था और वहां तैनात थी जर्मन मशीन गनें और तोपें। पहली वर्ल्ड वॉर में पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गन का इस्तेमाल हुआ था और मशीन गन ने कई जंगों की बाजी पलट दी थी वर्ल्ड वॉर में। ये वो वाली वर्ल्ड वॉर थी जब मशीन गन पहली बार इस्तेमाल हुई इस पैमाने पर। अंग्रेजों को हाइफा चाहिए था क्योंकि हाइफा बंदरगाह भूमध्य सागर में था। उसी रास्ते से तुर्कों को यूरोप से यानी जर्मनी से सारा असलाह भी मिल रहा था और अंग्रेजों की कैलकुलेशन यह थी कि अगर हाइफा पर कब्जा हो जाए तो समुद्र से उसके रास्ते इस पूरे इलाके में सेना की एंट्री हो सकती है। यानी यह हाइफा बंदरगाह उनके लिए जिंदगी की डोर था। खाना, हथियार, जीत की राह वही थी। लेकिन जर्मनी और तुर्कों ने यहां मशीन गनें लगाई हुई थी और ब्रिटिश सेना ने यहां उतारे घुड़सवार सैनिक, भाले लिए हुए, लैंसर, लैंस कहते हैं भाले को, लैंसर सैनिक। 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड, उसमें थे लगभग 400 घुड़सवार जो भारत के 3 रजवाड़ों से आए थे, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद। जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद के रजवाड़ों से, रियासतों से ये लैंसर आए थे, घुड़सवार सैनिक। ये वो रियासतें थीं जिनके शासकों ने अपनी सेनाएं अंग्रेजों को दी थी। उन्हीं के ये घुड़सवार सैनिक थे और इनके लीडर थे मेजर दलपत सिंह, जोधपुर लैंसर्स के एक शांत, ऊंचे कद के राजपूत योद्धा। उनके पास थे मराठा घोड़े, लंबे भाले, तलवारें और हिम्मत का जज्बा। न तोप न मशीन गन, बस घोड़े और दिलेरी। तो 23 सितंबर 1918 को हुक्म आया हाइफा पर हमला करना। सामने थे 1500 ऑटोमन तुर्क और जर्मन सैनिक, माउंट कार्मल की चट्टानों में छिपे हुए, 17 तोपें, मशीन गनों के साथ। नीचे नदी थी दलदल जैसी। मशीन गन के सामने घोड़ों पर चढ़कर लड़ना मौत को बुलावा देने जैसा था। जंग के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मेजर दलपत ने अपने जवानों को इकट्ठा किया, सबने अपनी पगड़ियां कसी और घोड़ों की एड़ लगाई और शुरू हुई हाइफा की जंग। इतिहास की आखिरी घुड़सवारों से लड़ी गई जंग। यह आखिरी जंग थी जो घुड़सवारों से लड़ी गई। सुबह गर्म थी, धुंध भरी हुई थी। जोधपुर लैंसर्स नीली पगड़ियों में शहर के दक्षिण से आगे बढ़े। मशीन गन की गोलियां हवा में गूंजने लगी। दलपत ने देखा पहाड़ी पर दुश्मन की मुख्य तोपें थी, वो फायर करके हर चीज को चूर चूर कर रही थी। वो पहाड़ी पर थी तोपें। मेजर दलपत ने इशारा किया, हमला करो, और 2 टुकड़ियां यानी लगभग 200 घुड़सवार तोपों की तरफ दौड़े। घोड़ों की टापों ने जमीन हिला दी, धूल का गुबार उठा। तुर्की के सैनिक कॉन्फिडेंट थे क्योंकि मशीन गनों के सामने घोड़े, उनको लगा ये तो कोई जंग ही नहीं है। उनको लगा ये कौन पागल हैं जो सिर्फ भालों से लड़ते हुए मौत के मुंह में आ रहे हैं। लैंसर्स गोलियों के तूफान से निकले, गोलियों का तूफान था। मशीन गन की गोलियां बढ़ रही थी, लेकिन वो भाले ताने हुए वहां से निकले। तो उस तूफान से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तोपों पर टूट पड़े। तलवारें चमकी, भाले चुभे, तुर्क सैनिक चीखते हुए भागे। दलपत खुद आगे थे तलवार उठाए हुए, पर एक गोली ने उन्हें ढूंढ लिया। वो गिरे, रेत खून से लाल हो गई। हाइफा का हीरो 42 साल की उम्र में चला गया, मगर उनके जवान नहीं रुके। मिनटों में उन्होंने तोपखाने पर कब्जा कर लिया। 30 लोग बंदी बना लिए, 30 सैनिक बंदी बना लिए, 2 मशीन गनों पर कब्जा कर लिया, ऊंटों पर लदी तोपें हथिया लीं। फिर पूर्व की दिशा से मैसूर लैंसर्स आए, हरी पगड़ियों में दक्षिण भारत के शेर। उन्होंने ऑस्ट्रियाई तोपखाने को चुप करा दिया। फिर हैदराबाद लैंसर्स ने पीछे से मोर्चा संभाला, तलवारें तैयार थी उनकी।
मिलकर वो हाइफा के दरवाजों पर टूट पड़े। तुर्क निशानची छतों से गोलियां चलाते रहे, धड़ 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 धड़। औरतें बच्चे डर से दुबके, लेकिन लैंसर्स बाढ़ की तरह घुसे, तोपचियों को भाला मारा, दीवारें लांघी और सूरज ढलते ढलते जंग खत्म हो गई। हाइफा शहर उनके कब्जे में। एक दिन में 1350 बंदी बना लिए। उनमें 35 ऑटोमन तुर्क अफसर थे, 2 जर्मन थे, 17 तोपें, 11 मशीन गनें हथिया लीं। मेजर दलपत सिंह का पार्थिव शरीर हीरो की तरह घर लाया गया। इतिहासकार कहते हैं यह चमत्कार था। आधुनिक युद्ध में पहली बार घुड़सवारों ने एक किलेबंद शहर जीता, मशीन गनों से लड़ते हुए। मिलिट्री इतिहास में दर्ज है हाइफा की जंग कि कैसे घोड़े पर भाले लिए सैनिकों ने मशीन गन वाले सैनिकों को हराकर एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी ने लंदन संदेश भेजा कि इस पूरी जंग में, वर्ल्ड वॉर में, इससे ज्यादा हैरत अंगेज हमला नहीं हुआ। हाइफा पर कब्जा जंग का वो पड़ाव था जिसने पूरी जंग को ही मोड़ दिया। तुर्क टूट गए, उनका साम्राज्य बिखर गया और 2 महीने बाद उनको घुटने टेकने पड़े। इस हमले ने फिलिस्तीन में ब्रिटिश जहाजों को रास्ता दिया और उसी वजह से इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका। और यह सिर्फ ब्रिटिश सेना की जीत नहीं थी, यहीं से इजराइल बनने की कहानी शुरू हुई। ऑटोमन राज में फिलिस्तीन टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई यहूदी देश नहीं था, बस तुर्क हाकिमों की जमीनों के टुकड़े थे। अंग्रेजों ने पूरा कब्जा किया उस इलाके पर। उन्होंने घोषणा कर दी कि वहां यहूदियों को बसने के लिए वो जमीनें देंगे। उनको युद्ध के लिए यहूदी समर्थन चाहिए था। यहूदी पैसे वाले थे, उनको युद्ध के लिए उनका समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी। और तेल से भरे इलाके पर उनको कब्जा चाहिए था। हाइफा की जीत उस सब की चाबी थी और वो चाबी दिलवाई भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने। बंदरगाह खुला तो ब्रिटिश सैनिक लहरों की तरह आए और ऑटोमन तुर्कों को हटा दिया। यहूदी नेताओं ने मौका देखा और यूरोप से यहूदी शरणार्थी आ गए। उन्होंने जमीनें खरीदी, बस्तियां बनाई। हाइफा जैसे बंदरगाहों से उनके जहाज उतरे। लेकिन इतिहास में यह सब ब्रिटिश सेना की जीत के नाम पर दर्ज है। हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी ने याद नहीं किया और उन सिपाहियों को भी तब नहीं पता था कि ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए उन्होंने अनजाने में एक यहूदी वतन की राह खोल दी। लेकिन उन जाबाज घुड़सवारों ने अगर तोपों को और मशीन गनों को न हराया होता तो शायद तुर्क इतनी जल्दी ना हारते, ब्रिटिश सेना का कब्जा इतनी जल्दी ना होता। खैर, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के शासकों ने 1922 में दिल्ली में एक स्मारक बनवाया। 3 कांस्य की मूर्तियां, लैंसर्स की। लैंसर यानी भाले से वार करने वाला। अब 2025 में इजराइल में हाइफा में स्कूलों की किताबें बदल रही हैं। बच्चे पहले पढ़ते थे, ब्रिटिश सेना ने उन्हें आजाद करवाया। अब पढ़ेंगे वो जाबाज हिंदुस्तानी थे। मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में लैंसर्स ने भाले और तलवारों से लोहा लिया था मशीन गन से। ऐसी जंग जो मिलिट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हुई कि घोड़े पर बैठे सैनिकों ने भालों से मशीन गन को हरा दिया हो। तो अब तो इजराइल में भी किताबों में पढ़ा रहे हैं, तो आप तो जान लो और आने वाली पीढ़ियों को भी बताना। बैटल ऑफ हाइफा, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के लैंसर, 3 मूर्ति। 100 बात की एक बात।